केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के बड़े डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब सभी वयस्कों के लिए टीका लगाने का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा यह भी फैसला हुआ कि टीका निर्माता कंपनियां अब खुले बाजार में भी उसे तय कीमत पर बेच पाएंगे। टीका निर्माता कंपनियों को अपने कुल डोज का 50% केंद्र सरकार को देना होगा, जिसे केंद्र सरकार मुफ्त में सप्लाई के लिए जरूरत के हिसाब से राज्यों को देगी। बचे हुए 50% टीके को कंपनियां राज्य सरकार या खुले बाजार में बेच पाएंगे। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि जो वैक्सीन आयात कर मंगाई जाएगी उसका इस्तेमाल पूरी तरह से निजी चैनल के जरिए ही किया जाएगा, यानी निजी संस्थान उसको मंगाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक अपने हिसाब से कीमत तय कर बेचेंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार का टीकाकरण अभियान पहले की तरह ही जारी रहेगा। सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पहले की तरह ही बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम चलता रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज रात से अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल तक दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की मीटिंग हुई, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली में 1 हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया है। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से खास अपील की। उन्होंने कहा है कि मैं प्रवासी मजदूरों से खास तौर पर हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूं कि ये 6 दिन का छोटा सा लॉकडाउन है, आप लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं। आपके आने जाने में ही इतना पैसा और समय खत्म हो जाएगा, वहीं दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही राजधानी के अलग अलग इलाकों के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानों पर गजब की भीड़ देखने को मिली। लोग लाइन में लगकर शराब खरीदते नजर आए, वहीं शराब के कार्टून खरीदकर भी ले जाते दिखे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में बदलाव किया गया है। बिहार की तर्ज पर पीएम मोदी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान हर विधानसभा में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। पीएम की बंगाल में 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, शिवली और दक्षिण कोलकाता में 4 रैलियां होनी हैं। अब रैली में पूरे जिले के लोगों को एक जगह आने की जरूरत नहीं होगी और हर विधानसभा में प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। बंगाल के बानेश्वर में अमित शाह की रैली के पहले टीएमसी को झटका लगा। 7 से 8 बूथ के करीब 700 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। इस दौरान बानेश्वर से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी मौजूद रहे। कोरोना के संक्रमण की वजह से राहुल गांधी ने बंगाल में अपने सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियों को रद्द करने की अपील की। राहुल ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। राहुल गांधी के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया कि वो बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वो प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पत्र पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी पत्र का जवाब पत्र से दिया है। हर्षवर्धन ने कहा कि आपकी पार्टी में आपकी जैसी सोच रखने वाले नेता कम हैं। आप जिस रचनात्मक सहयोग की सलाह दी है, अच्छा होता कि आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता भी उसे गंभीरता से मानते। पिछले साल से अब तक देश भर में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें 1,29,47,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये 19,21,738 पर है और कुल मौत का आंकड़ा 1,78,743 पर पहुंच चुका है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। मुंबई के बोईसर में इसका ट्रायल किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को तेजी से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है। वहीं शासन इसके धरपकड़ में भी लग चुके हैं। हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 आरोपियों को भिलाई क्षेत्र में पकड़ा गया था, लेकिन उन पर महज खानपूर्ति की कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा है। दुर्ग जिले में कोरोना से मौत के आंकड़ों और मुक्तिधाम में जलने वाली चिताओं के आंकड़ों में बड़ी भिन्नता देखी जा रही है। 18 अप्रैल तक राज्य द्वारा जारी आंकड़े में कुल 1097 मौत बताई जा रही है, तो वहीं जिला प्रशासन के रोजाना के आंकड़े 20 से अधिक हैं। जिले में अकेले शिवनाथ मुक्तिधाम में ही रोजाना 30 से अधिक कोविड शव प्रोटोकॉल के तहत जलाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के रोशनी घर में मौजूद श्रम कल्याण केंद्र पहुंचे। आनंद फानन में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी यहां पहुंचा। इस दौरान तोमर ने बिजली विभाग के आउटसोर्स, संविदा और नियमित कर्मचारियों को कोरोना किट वितरित की। किट के साथ काढ़ा और मास्क भी शामिल था। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कोविड मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, न ही उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रही है, न ही ऑक्सीजन। मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। वहीं सरकारी इंतजाम से दुखी होकर शर्मा 21 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। दुर्ग जिले में करीब 20 लोगों की रोजाना कोरोना से मौत हो रही है। स्थिति खराब हो चुकी है। वहीं लोगों को अपनों के शव ले जाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जिला मर्चरी में परिजनों को भारी भीड़ लग रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि यहाँ व्यवस्था बेहद खराब है। रीवा के पनवार थाना क्षेत्र के नष्टीगावा गांव में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इससे थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 12 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के चलते सभी जिलों में अब लॉकडाउन लग चुका है। इसके साथ ही पहले से लगे लॉकडाउन को भी कई जिलों में आगे बढ़ा दिया गया है। कहीं 26, कहीं 27 और कहीं 28 अप्रैल तक जिले लॉक रहेंगे। और अब बस्तर संभाग के सभी जिलों में भी लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कांकेर, नारायणपुर में आज से और कल से कोंडागांव और सुकमा में लॉकडाउन लगाया जाएगा। रायपुर समेत कई जिलों में थोड़ी राहत के साथ टोटल लॉकडाउन रखा गया है। ठेले वाले घूम घूम कर फल और सब्जी के साथ ही राशन बेच सकेंगे। वहीं बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। रायपुर में सरकारी राशन की दुकानें टोकन सिस्टम से खुलेंगी और लॉकडाउन की बाकी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू 5 दिन बढ़ाया गया है, जिसकी अवधि आज से शुरू हो रही है। कर्फ्यू में जरूरी सामान के लिए छूट दी गई है और आज से सभी किराना दुकानें सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। ट्रांसपोर्ट से सामान की भी आवाजाही हो पाएगी। सिवनी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। वहीं यूनिट में एनवायरमेंट से एयर लेकर ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। 25 mm³ की क्षमता वाले इस यूनिट के 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। ऑक्सीजन यूनिट के चालू होने से काफी हद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाएगी। सिवनी में बढ़ते कोरोना के बीच विधायक दिनेश राय मुनमुन की सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ कोरोना के डर से जनप्रतिनिधि अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक मुनमुन जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। कोरोना मरीजों से उनका हालचाल पूछकर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की लगातार मदद कर रही है। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। फिर भी प्रदेश सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही। यह आरोप केंद्रीय राज्य मंत्री और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने लगाया है। पेंड्रा में सब्जी मंडी निर्धारित स्थान की जगह खेल मैदान में लगेगी। अब तक सब्जी मंडी नया बस स्टैंड के पास संचालित होती थी। जरूरी चीजों के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते मंडी को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। कबीरधाम जिले के 4 निजी अस्पताल में कोरोना इलाज में मनमानी फीस वसूली की शिकायत पर जांच की गई। इस दौरान इलाज के लिए पैसे का कोई बिल नहीं दिखाने पर सीएमएचओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगामी आदेश तक कोरोना के नए मरीजों के इलाज करने की अनुमति को रद्द कर दिया गया है। वहीं पहले से एडमिट मरीजों का सही ढंग से इलाज करने के लिए भी कहा गया। बीजापुर जिले में लॉकडाउन के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसका कोरोना टीकाकरण पर अब असर पड़ने लगा है। नगर पालिका अध्यक्ष और व्यापारियों की ओर से लोगों को घरों से निकालने के लिए टीके के बदले 2 किलो टमाटर और सब्जी दिए जा रहे हैं। लोगों को घरों से निकालने और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने टीका के बदले टमाटर दिया जा रहा है। रायपुर के राजधानी अस्पताल में आग लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। बनपुर की 20 साल की युवती भाग्यश्री की मौत भी अस्पताल में लगी आग के धुएं से दम घुटने से हुई है। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि मौत अस्पताल में आग लगने के बाद दम घुटने से हुई है। दूसरी ओर पुलिस ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। IBC 24 ने अपनी खबरों से यह सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद जमानती धाराएं आखिर क्यों लगाई गई। हालांकि टिकरापारा थाना पुलिस विवेचना के बाद धाराओं को बढ़ाने की बात कह रही है। पुलिस ने अस्पताल को नोटिस भेजकर संचालकों की जानकारी मांगी है। पुलिस ने FSL डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखकर सबूत जुटाने में मदद मांगी। इसके अलावा फायर सेफ्टी, बिजली विभाग और CMHO ऑफिस से भी जांच के लिए मदद ली जाएगी। मुरैना में SP बंगले के पास सरकारी क्वार्टर में खून से लथपथ चौकीदार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने जनपद पंचायत के चौकीदार जालिम सिंह त्यागी के शव का PM करवाकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। घटनास्थल पर खून के निशान और टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं।
रीवा के खड्डा गांव में पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर पति को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी अपने घर की छत में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां पहुंचकर आरोपियों ने पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर पति पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डेंगनगर में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडे और अटरिया से दोनों पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों को राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरानडी के जंगल में दोपहर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्रफल में फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाद में रामानुजगंज से दमकल की टीम बुलवाकर आग को बुझाया गया। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम के ठीक बगल में बनी नेकी की दीवार में भीषण आग लग गई। इस दौरान आसपास के पुलिस जवान कुछ कर पाते, इसके पहले ही आग ने यहां रखे सभी सामानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है। फसल कटने के बाद खेत में खड़ी नरवाई करने से दतिया जिले के थरेट के ग्राम खैरी चांचो में आग लग गई। आग ने स्थानीय निवासी शैलेंद्र के घरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे घर में बंधा बछड़ा, 2 पालतू कुत्ते और घर गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस आग को बुझाया। रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों में सट्टे की खाईवाल करने वाले 4 बुकी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 35 लाख की सट्टा पट्टी, 4 लाख के मोबाइल, लैपटॉप सहित 35,000 रुपए नकदी जब्त किया गया। आरोपी लंबे समय से आईपीएल मैचों में खाईवाल का काम कर रहे थे। इनके एक्टिव होने की सूचना पुलिस को मिली थी।